सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी। साथियों, आज माता सावित्रीबाई फुले का जन्म जयंती है। 193वां जन्म जयंती माता सावित्रीबाई फुले का पूरे देश में लोगों ने अब बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। तो साथियों, माता सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ। उस समय इस देश में मनुवादी व्यवस्था चरम सीमा पे थी। उस समय इस देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी। उस समय इस देश में जात पात भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, कर्मकांड, लोक परलोक, भाग भगवान, स्वर्ग नरक, जन्म पुनर्जन्म चरम सीमा पे थी। उस समय महिलाओं को डबल गुलामी थी। महिलाओं को दास माना जाता था। सती प्रथा, शुद्धिकरण प्रथा, बाल विवाह प्रथा, बलि प्रथा, तमाम तरह की कुप्रथाएं थी। उस समय माता सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ। बाल विवाह प्रथा के अंतर्गत 9 वर्ष की उम्र में उनकी शादी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के साथ हुआ। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का उम्र उस समय 13 वर्ष था। साथियों, माता सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जीवन अच्छे से जी रहे थे, लेकिन राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के साथ एक घटना घटी। क्या घटना घटी कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले अपने ब्राह्मण मित्र के शादी में गए थे। वहाँ उनके साथ जो व्यवहार हुआ, वह व्यवहार उनको सही नहीं लगा। उनका अपमान किया गया। वहाँ शूद्र कह के, शूद्र के नाम पर उनका अपमान किया गया। वह अपमान वो सह नहीं पाए और घर पे आए तो अपने पिताजी से कहे। उनके पिता गोविंदराव जी थे, उनसे कहे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार हुआ। तो गोविंदराव जी ने कहा, उनके पिताजी ने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा तो हमारे लोगों के साथ होता चला है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को वह अपमान सहन नहीं हुआ। वो मंथन करते रहे, चिंतन करते रहे, तो उनको यह समझ में आया कि जिस जिंदगी में मान सम्मान स्वाभिमान ना हो, वह जिंदगी जीने के लायक नहीं है। मेरा अपमान हुआ, कल दूसरे का अपमान होगा, परसों तीसरे का अपमान होगा। यह अपमान ना हो, इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने अपने पिताजी के ऊपर फिर से दबाव बनाया। दबाव बना के उन्होंने कहा कि अगर इस पर आप कुछ अमल नहीं करते हैं तो हम जाके आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे। लेकिन फिर भी उनके पिताजी ने उस समय की जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, मनुवादी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था की तरफ उन्होंने कुछ किया नहीं। तो वो जब चल दिए मरने के लिए, उनके गांव के पीछे नदी बहती थी, उस नदी में मरने के लिए जब चल दिए तो उन्होंने क्या देखा कि यह ऐलान हो गया था कि मरने जाएंगे ज्योतिबा फुले। तो जब मरने जाने लगे तो लोगों ने उनको कैसे मरेंगे देखने के लिए अति शूद्र के लोग जो गांव से बाहर बसते थे, जिनको दिन में चलने का अधिकार नहीं था, गले में हाड़ी बंधी हुई थी, कमर में झाड़ी बंधा हुआ था, नाई उनका बाल भी नहीं काटता था, तो ऐसे लोग उनको देखने के लिए चल दिए। वो आगे आगे जा रहे थे, पीछे देखे तो बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी। गले में हाड़ी बंधा था, कमर में झाड़ू बंधा था, बड़े बड़े नाखून थे, बड़े बड़े बाल थे, फिर भी लोग खुश थे, हंस रहे थे। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने देखा कि इनके गले में हाड़ी बंधी है, कमर में झाड़ू बंधा है, फिर भी ये खुश है। इनका ये अपमान है, गले में हाड़ी बंधना, कमर में झाड़ू बंधना अपमान है, लेकिन अपमान सहते हुए भी खुश है। इसका कारण क्या है? तो उनको समझ में आया कि मैं पढ़ा हूँ, इसके लिए मेरा अपमान हुआ तो मुझे ठेस पहुँचा, दुख पहुँचा। ये लोग अनपढ़ लोग हैं, इसके लिए इनको अपमान नहीं लग रहा है, तो मरने से समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। इनको जागृत करेंगे, इनको शिक्षित करेंगे। अगर ये भी शिक्षित हो जाएंगे तो ये अपमान समझेंगे, और जब अपमान को अपमान समझेंगे तो उसी लड़ाई लड़ेंगे, वो वापस लौट कर आए घर। जब घर आए तो उन्होंने सोचा कि अगर केवल पुरुष पढ़ता है तो समस्या का समाधान होने वाला नहीं है, क्योंकि जिंदगी के 2 पहलू है, पति और पत्नी, स्त्री और पुरुष। जब दोनों लोग पढ़े लिखे होंगे तो इस समस्या का समाधान किया जा सकता है, इस मनुवादी व्यवस्था का नस्तेनाबूद किया जा सकता है। अकेले केवल पुरुषों के पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। तो उनके सामने प्रश्न खड़ा हुआ कि पुरुषों को तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन महिलाओं को कौन पढ़ाएगा? उस समय कोई भी महिला पढ़ी लिखी नहीं थी, तो यह समस्या उनके सामने आई। लेकिन जब समस्या सामने आई तो समस्या का समाधान उन्होंने किया। उन्होंने अपने जीवन साथी सावित्रीबाई फुले से कहा कि सावित्री, यह समस्या है,
महिलाओं को पढ़ाने का, पुरुषों को तो मैं पढ़ाऊंगा लेकिन महिलाओं को कौन पढ़ाएगा, तो इसके लिए तुम तैयार हो जाओ, तुम पढ़ो और तुम महिलाओं को पढ़ाओ। जब महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी तो ये अपमान जो हो रहा है वो अपमान सहन नहीं करेगी और लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई जीती जाएगी। तो माता सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा ग्रहण किया और शिक्षा ग्रहण करने के बाद 1 जनवरी 1848 को पूना में महिलाओं को शिक्षित करने के लिए विद्यालय खोला। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले दोनों लोगों ने मिलकर। तो भारत की प्रथम शिक्षिका महिला माता सावित्रीबाई फुले हुई। उन्होंने भारत में पहली बार पहल किया और विद्यालय खोला। लेकिन जिस व्यवस्था के विरोध में उन लोगों ने विद्यालय खोला, उस व्यवस्था के लोगों ने यह नहीं चाहते थे, उस समय के मनुवादी लोग, कि शूद्र शूद्र के लोग पढ़ें और पढ़ने के बाद उनको मान सम्मान स्वाभिमान उनके अंदर जगे। इसलिए उन लोगों ने विरोध करते थे। माता सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने जाती थी तो मनुवादी व्यवस्था के लोगों के द्वारा, मनुवादियों के द्वारा, उन्हीं के समाज के लोगों के द्वारा माता सावित्रीबाई फुले के ऊपर चहिला, गोबर, मैला, कंकड़, पत्थर फेंकवाया जाता था। क्यों फेंकवाया जाता था? इसलिए फेंकवाया जाता था ताकि वो ऊब के पढ़ाना बंद कर दे, विद्यालय बंद कर दे, ताकि शूद्र शूद्र की महिलाएं अशिक्षित रह जाएं। लेकिन माता सावित्रीबाई फुले उस अपमान को सहते हुए जब विद्यालय जाती तो बैग में 2 साड़ी लेके जाती, एक पहन के जाती। एक साड़ी जाते जाते खराब हो जाती, विद्यालय में पहुंचती तो साड़ी को चेंज करती, दूसरी साड़ी पहन के तो विद्यालय में पढ़ाती थी। लौटानी फिर वही हाल होता था। मनुवादियों के द्वारा हमारे ही समाज को हमारे विरोध में खड़ा करके वो लोग चहिला, गोबर, मैला, कंकड़, पत्थर फेंकवाते थे। यहाँ तक कि कुछ लुच्चे लफंगे तरह के लोगों को भी लोगों ने रास्ते में बैठाया, वो भद्दी भद्दी गालियाँ भी देते थे। तो दूसरी साड़ी वापसी में खराब हो जाती थी। माता सावित्रीबाई फुले जब अपने घर पहुंचती थी तो तीसरी साड़ी पहनती थी, फिर अपने घर अंदर जाती थी, फिर बनाती खाती थी, फिर सोती थी, फिर सुबह यही कार्यक्रम चलता था। तो साथियों, अंग्रेज उस समय थे, अंग्रेजों ने उस विद्यालय को चलाने के लिए सहयोग दिया करते थे। एक दिन माता सावित्रीबाई फुले, उनको बहुत अपमान लगा क्योंकि लोग उनको उल्टा कहे, वेश्या कहे, यहाँ तक कि बाज कहा, तो उनको बहुत दुख हुआ। लेकिन शाम को जब वो आके घर में खाना पका रही थी, उसके बाद उनके पति राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले घर में आते हैं। जैसे ही वो घर में आते हैं, माता सावित्रीबाई फुले रो के कहती हैं कि स्वामी, यह अपमान सहा नहीं जाता, जो लोग अपमान करते हैं, लोग हमको उल्टा कहते हैं, वेश्या कहते हैं, यहाँ तक कि हमको बाज कहते हैं, यह अपमान सहा नहीं जाता। माता सावित्रीबाई फुले ने रोकर यह बातें कही तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने कहा, सावित्री, अगर इस अपमान का गला घोंट के तुम पी जाओगी, इस अपमान के घूंट अगर तुम पी जाओगी तो तुम्हारी आने वाली हजारों पीढ़ियां आज़ाद हो जाएंगी, शिक्षित हो जाएंगी और उनको अपमान सहन करना नहीं पड़ेगा। अगर तुम इस अपमान को नहीं सह पाओगी तो आने वाली पीढ़ियों का इससे भी बदतर हाल होगा। माता सावित्रीबाई फुले ने प्रण किया कि अब मुझे चाहे जो भी सहना पड़े, चाहे जितना परेशानी झेलना पड़े, चाहे जो भी लोग कहें, उल्टा कहें, वेश्या कहे, बाज कहे, मगर उसको हम ध्यान में न देते हुए मैं विद्यालय को बंद करने वाली नहीं हूँ। विद्यालय को उन्होंने चलाती रही। लेकिन ब्राह्मणवादियों ने, मनुवादियों ने जब देखा कि इसके बाद भी ये लोग विद्यालय बंद नहीं कर रहे हैं, विद्यालय चला रहे हैं, तो इन लोगों ने जा करके राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले के पिता गोविंदराव जी के पास गए कुछ ब्राह्मण लोगों ने और कहा कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बहू संविधान के विरोध में, जो धर्मशास्त्र के विरोध में, जो ग्रंथ है, ग्रंथ के विरोध में काम कर रहे हैं। इस लोग ग्रंथों में लिखा हुआ है कि शूद्र स्त्री शिक्षा नादिताम, शूद्रों को, सभी स्त्रियों को पढ़ने के अधिकार से वंचित किया जाता है। लेकिन तुम्हारी बहू, तुम्हारा बेटा संविधान यानी विधान के विरोध में काम कर रहा है, धर्मशास्त्र के विरोध में काम कर रहा है, रोको इसको। लेकिन राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले नहीं रुके। फिर दोबारा उनके पिताजी के ऊपर कई लोगों ने जाकर के दबाव बनाया, तो उन्होंने कहा नहीं मान रहा है, क्या करें? तो ब्राह्मणों ने कहा कि घर से निकाल दो। तो ब्राह्मणों के कहने पर गोविंदराव जी ने अपने बेटे, इकलौते बेटे और इकलौती बहू को घर से निकाल देते हैं। जब वो आते हैं पढ़ा के तो घर में घुसने नहीं देते और कहते हैं कि आज से तुमको 2 में से 1 काम चुनना होगा, या तो मेरा राजपाट लोगे, घर पर बार लोगे, और या तो विद्यालय चलाओगे, 2 में 1 चुन लो, क्या चाहते हो?
तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले ने कहा, मुझे आपका राजपाट नहीं चाहिए, मुझे आपका घर द्वार नहीं चाहिए, लेकिन हम विद्यालय बंद करने वाले नहीं हैं। उन्होंने डांट के कहा, निकल जाओ मेरे घर से। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले माता सावित्रीबाई फूले घर से निकल गए। उस समय माता सावित्रीबाई फूले का उम्र मात्र 17 साल था और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का उम्र मात्र 21 साल था। घर से उनको निकाल दिया गया। रात में निकल गए घर से बाहर। घर गांव के बाहर एक बगीचे था, एक बगीचा में जाके वो रात भर पति पत्नी दोनों लोग पेड़ के नीचे थे। यह पूरे गांव में हल्ला मच गया। जो हल्ला मचा तो ब्राह्मणों को भी पता लगा कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को गोविंद राव ने घर से निकाल दिया। तो ब्राह्मणों ने गुप्तचर को भेजा और पता लगवाया कि जाओ देखो कहाँ हैं। तो उनके गुप्तचर के द्वारा पता लगा कि गांव के बाहर जो बगीचा है उस बगीचे में वो लोग हैं। तो ब्राह्मणों ने 10 लठायत भेजा और कहा, जाओ बहुत बढ़िया अवसर है, मार डालो दोनों को। मर जाने के बाद विद्यालय बंद हो जाएगा, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। 10 लठायत हमारे ही समाज के लोगों ने रात में 12 बजे लाठी लेकर के गए। वो लोग एक पेड़ के नीचे उठ गए हुए थे। जो मकान में रहने वाला उसको पेड़ के नीचे नींद नहीं आ रही, लेकिन उठ गए थे। चारों तरफ लोगों ने घेर लिया। पैर की आवाज़ सुन के पति पत्नी दोनों लोग राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले माता सावित्रीबाई फूले उठ के बैठ गए। लोगों ने चारों तरफ से लाठी लेकर के घेर लिया और कहा, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने जब पूछा कि क्या बात है भैया, काहे को लाठी लेके आए, तो बताया कि तुमको मारने आए हैं। पूछा मेरी गलती क्या है, बताया फलाने फलाने। ब्राह्मणों ने कहा कि जाओ मार डालो। तो उन्होंने बताया कि ठीक है, मारना चाहते हो तो मारो, लेकिन मेरा 2 मिनट सुन लो। उन्होंने 2 मिनट 4 मिनट में सारी बातें सच्चाई बताई कि मेरा क्या दोष है, मैं कर क्या रहा हूँ। जो अपने ही समाज के लोग थे, पीड़ित प्रताड़ित लोग से, उनको समझ में आया। जब समझ में आया तो उन लोगों ने कहा कि अब हम आपको मारेंगे नहीं, आप विद्यालय चलाओ, हम आपके विद्यालय को और आपको सुरक्षा गार्ड बनेंगे, सुरक्षा देंगे। सुबह हो गया। सुबह होने के बाद उस गांव के फातिमा शेख नाम की मुस्लिम महिला, उस्मान शेख की बहन, वो लोग भी उनके पास आते हैं और फातिमा शेख कहती है, ज्योतिबा फूले आप चलो हमारे घर, हम आपको रहने के लिए आवास देंगे, विद्यालय चलाने के लिए आवास देंगे और आप चलो हमारे घर में विद्यालय चलाओ। ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले ने कहा कि फातिमा, जो मेरा बाप जो मुझे पैदा किया, पाल पोष कर बड़ा किया, ब्राह्मणों के कहर से वो हमको अपने घर में नहीं रख सका, तो तुम मुझे क्या रख पाओगी। फातिमा शेख नाम की मुस्लिम महिला ने कहा कि ज्योतिबा फूले, सबसे बड़ी सज़ा मौत की सज़ा होती है और मौत की सज़ा मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। आप हमारे घर पे चलो, रहो, जो भी ब्राह्मण हमारे ऊपर कहर ढाएंगे हम उसको सहेंगे। इतना कह के फातिमा शेख मुस्लिम महिला राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले माता सावित्रीबाई फूले को अपने घर ले गई, रहने के लिए आवास दिया, विद्यालय चलाने के लिए आवास दिया और खुद उस विद्यालय में पढ़ के माता फातिमा शेख भी भारत की प्रथम मुस्लिम शिक्षिका बनी और उसके बाद विद्यालय चलने लगा। साथियों, उस विद्यालय चलने लगा तो उन लोगों का जो आंदोलन था 1 जनवरी 1848 से 1890 तक चला। 1890 में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का देहांत हो जाता है। 1890 से लेके 1897 तक राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले उस आज़ादी के आंदोलन को, उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में जो लड़ाई उन लोगों ने शुरू किया था, उसके विरोध में 1890 से 1897 तक चलाया। 10 मार्च 1897 को पूना में प्लेग की बीमारी फैली। उस प्लेग की बीमारी में प्लेग के मरीजों का, प्लेग के रोगियों का सेवा करते करते माता सावित्रीबाई फूले भी प्लेग के चपेट में आ गई और उनका भी 10 मार्च 1897 को देहांत हो गया, परिनिर्वाण हो गया। लेकिन उनका कारवा चलता रहा 1897 से लेकर 1916 तक। उस आज़ादी की लड़ाई को छत्रपति साहू जी महाराज ने चलाया। 1916 से लेकर 1956 तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उसी आज़ादी के आंदोलन को जो माता सावित्रीबाई फूले चला रही थी उसको उन्होंने चलाया और 1 जनवरी 1848 से 1956 तक 108 बरस उस आज़ादी के आंदोलन का जो नतीजा मिला, परिणाम मिला, वह मिला भारत में भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में सारे अधिकार मिले। जो महिलाओं को अधिकार नहीं थे, सती प्रथा का अंत हुआ, बाल विवाह प्रथा का अंत हुआ,
शुद्धिकरण प्रथा का अंत हुआ, तमाम तरह की जो कुरीतियाँ महिलाओं पर थी, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले के संघर्ष के बदौलत वो सारे समस्याएं खत्म हुई और भारतीय संविधान में महिलाओं को सारे अधिकार मिले। लेकिन वह आज़ादी की लड़ाई भी पूरा नहीं हुआ, अभी वह आज़ादी की लड़ाई चल रहा है। वर्तमान समय में भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वामन मेश्राम साहब उस आज़ादी की लड़ाई को अभी चला रहे हैं। वह आज़ादी की लड़ाई अब सफल होने वाला है। तो आप सभी श्रोता बंधुओं को यह मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि माता सावित्रीबाई फूले का जो अधूरा सपना था वह अभी पूरा नहीं हुआ। वह लड़ाई भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा लड़ी जा रही, उसमें सभी साथी, सभी महिलाओं के ऊपर कर्ज है। माता सावित्रीबाई फूले ने अपना खून पसीना लगा के लड़ाई लड़ी, जिसके बदौलत महिलाओं को सारे अधिकार मिले। महिलाएं प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक बन रही हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर बन रही हैं। तो महिलाओं को यह कर्ज है माता सावित्रीबाई फूले का, तो उस कर्ज को चुकाना होगा। अभी जो लड़ाई चल रही है बड़े पैमाने पे, उस लड़ाई में शामिल होना होगा। अभी भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा राष्ट्रीय मूल्यवासी महिला संघ भी बनाया गया है। उस राष्ट्रीय मूल्यवासी महिला संघ में सभी महिलाओं को जुड़ करके, साथ सहयोग करके माता सावित्रीबाई फूले का अधूरा सपना पूरा करना होगा। ऐसा आप लोग करेंगे, इस आशा और विश्वास साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लोगों ने हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी।